अब मैं तेलुगु ट्रांसलेशंस ऑफ पाली टेक्स्ट्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, इस विषय में मैं कुछ जो भी मेरे पास जानकारी है, क्योंकि मैं लगभग 25 साल हो गया जब तेलुगु प्रदेश को छोड़ करके, फिर भी जो भी है मैं उस दृष्टि से मैं करूंगा। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड Indian languages and literatures were highly influenced by the Magadhi, Pali. ये हमको सोचना है। And Pali is a very rich language and a very beautiful and a very melodious language. और इसमें even though we have only in the Theravada Buddhist literature the Tripitaka है, लेकिन इसके साथ साथ there are so much material is available in that. बहुत सारा सामग्री उसमें है। You all know that. अब now let us analyze the influence of Pali on Telugu language. First आपको ये जानना चाहिए कि पाली और तेलुगु में रिलेशन क्या है। पाली के अनुवाद तो हुए हैं कुछ, लेकिन before that why the Telugu scholars were interested to bring the translations of Pali into Telugu language? उसका एक कारण है कि there were some scholars, great scholars in India, in Andhra Pradesh, बहुत पहले, अभी तो unfortunately वे गुजर गए हैं। उसमें तो आपको अधिष्ठित बोल सकते हैं तिरुमला रामचंद्र है। तिरुमला रामचंद्र जी बहुत ही प्रयास करके उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स, निबंध लिखते थे, और चिमकुर्ति शेषगिरिराव जी थे, वो भी बहुत ही प्रयास करके वो भी इस प्रकार का तेलुगु गोष्ठी करके उन्होंने एक रचाया था। तेलुगु गोष्ठी में विद्वानों को वो इसी दृष्टि से उन्होंने बता दिया, और वो लोग बहुत प्रयत्न करके एक छोटा सा पुस्तक, उनके पास पैसे भी नहीं होते थे पुस्तक छपने की उन दिनों में, एक छोटा सा पुस्तक उन लोग प्रकाशित किए हैं, उसका नाम है तेलुगु में पाली शब्द करके। तो ये सबको बहुत ही प्रेरणा दिए हैं। वैसा पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में जब हम बात करेंगे तो बहुत पहले से इसके अनुवाद हुए हैं, लेकिन ज्यादा नहीं हुए हैं। जैसे मैंने अभी कह रहा था, तल्लावज्जल शिवशंकर शास्त्री जी जातक कथाओं का अनुवाद किए हैं, और उसके बाद गजल मल्लारेड्डी जी धम्मपद का अनुवाद किए हैं, वो गेय अनुवाद किए हैं। लेकिन ये जो तेलुगु गोष्ठी के बारे में मैं बता रहा हूँ, सो दैट दे हैव क्रिएटेड ए काइंड ऑफ डिस्कशन इन अमंग द तेलुगु पीपल दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन तेलुगु एंड पाली। तो उसमें वो खोज करके बहुत ही इंटरेस्टिंग समाचार वो लोग दिए हैं। Telugu is spoken language now in 2 states in South India, Telangana and Andhra Pradesh. It is praised by the scholars as Italian of the East. इतना सुमधुर, वो बोलते हैं कि अब एक शब्द है, श्री कृष्ण देवराय एक शब्द पद्य लिखे हैं, तल्ली संस्कृतंबु सकल भाषलकु देश भाषलंदु तेलुगु लेस्सा। तो संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी है, लेकिन देशी भाषाओं में तेलुगु अग्रगण्य है करके उन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार के ये उसमें मधुरिमा उसमें है, तेलुगु में है करके वहां के विद्वान मानते हैं वहां के। सो दिस लैंग्वेज इज वेरी एंशिएंट एंड हेंस गॉट क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन इंडिया। टुडे वी आर यूजिंग द वर्ड तेलुगु एज अ सिनोनिम टू आंध्रा। आप एक ऑब्जर्व कर सकते हैं कि तेलुगु एंड आंध्रा सिनोनिम के रूप में हम यूज करते हैं, बट इट इज नॉट क्लियर दैट when these two words became synonyms, क्योंकि there was no mention of a word Telugu either in inscriptions or in the literature before 10th century AD. ये जो तेलुगु शब्द है ना, ये 10th century से पहले inscriptions में नहीं मिलता है हमको, but the Telugu word can be found in the inscriptions of Tamil and Kannada in the literatures of Andhra and Kannada. मतलब ये जो शब्द है तेलुगु शब्द 10वीं शताब्दी से पहले दिखाई नहीं पड़ता है, शास्त्रों में हमको एविडेंसेस नहीं है, लेकिन तमिल और कन्नड़ लिटरेचर्स में जो साहित्यों में ये शब्द मिलता है। लेकिन वो भी कब 11वीं शताब्दी के बाद में मिलता है। तो लेकिन उससे पहले इसके लिए एक शब्द आंध्र शब्द का प्रयोग ही होता था, लेकिन आंध्र शब्द का से भी पहला हमारे पास एक शब्द उसके जो एक मूलभूत रूप में मिलता है, जो हमारा अभी यहाँ आता है, हमारा पाली साहित्य। अंध का शब्द एक आता है, अंध के शब्द पाली साहित्य में प्रयुक्त है। पाली साहित्य बहुत पुराना है,
और in Buddhist Pali literature we come across the word Andhaka. Andhakas were very ancient race in that region, in the Telugu region. This name Andhaka appears to be the older name, older than the Andhra. This Andhaka appears to be the older than the Andhra. तो इसमें कुछ वाद विवाद है, लेकिन अंधका शब्द बहुत प्राचीन समय से वो प्रयुक्त है. Buddhaghosa, the great commentator of the Pali Tripitaka, has used this word first time Andhaka in his Samanta Pasadika. ये जो विनय पिटक का जो अट्ठकथा है ना, समंत पासादिका में उन्होंने प्रयोग किया है. पॉली कमेंट्री है ये. और इस प्रकार के जो पूरा एक सोर्स है, आंध्र शब्द का सोर्स ही पाली साहित्य से मिल रहा है, ये मैंने बताने का कोशिश किया. एंड इसमें अंधकरट्टा शब्द भी आता है. सो दिस अंधकरट्टास वर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी एंड अस्सकास एंड अलकास वर द आंध्रा किंग्स. आप सुतनिपात में आप ये देख सकते हैं कि ये जो कौशल राज का एक अमात्य, ब्राह्मण अमात्य जो बावरी, वो उधर दक्षिण में आकर के गोदावरी के किनारे में रहने लगा. तो इस प्रकार का इसका मतलब है उस समय से, भगवान बुद्ध के समय से ही आंध्र राज्य वहां थे, आंध्र साहित्य भी थे, लेकिन उसको अंधक कहते थे. सो इन दिस वे द आंध्र किंगडम्स वर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्ध. सो ये पाली साहित्य से ही हम आंध्र, क्योंकि आंध्र का जो इतिहास यदि हम देखेंगे तो आंध्र के राज्य कब कब शुरू हुए हैं, आंध्र का जो पूरा हमको पाली साहित्य से ज्यादा मदद मिलता है करके हम जब हम बताए सबको, सब बहुत ही प्रसन्न हो गए हैं. और पीपल स्टार्टेड मोर एंड मोर स्टडीइंग पाली. एंशिएंट सीनियर स्कॉलर्स आल्सो हैज एम्फसाइज्ड ऑन सच फैक्ट्स. If you carefully analyze the relation between the Telugu and Pali, we can understand that as Pali had influenced the Telugu language and also Telugu has influenced the Pali language. ये दो प्रकार का आदान प्रदान हुआ है. तो इस प्रकार का दोनों ओर से हुआ है. मैं आपको इस प्रकार का शायद आप तेलुगु भी पाली के ऊपर इन्फ्लुएंस किया है, जब मैं ऐसा कह रहा हूं आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है. आप यदि प्राकृत जानने वाले यदि कोई है तो बहुत प्रसिद्ध एक गाथा है, संस्कृत के लोग भी बहुत लोग जानते हैं ये गाथा को. अत्ता एत्ता निमज्जई करके ये गाथा है, तो जिसको ध्वन्यालोक में आनंदवर्धन ने उद्धृत करता है वस्तु ध्वनि के उदाहरण के रूप में. वस्तु ध्वनि 5 प्रकार का होता है, तो उसमें द्वितीय जो ध्वनि प्रकार है वो उसमें दिखाता है, उसका उदाहरण वस्तु ध्वनि के लिए उदाहरण दिखाता है, प्राकृत गाथा को दिखाते हैं. देखिए ये भी आप ये बहुत ध्यान देने की बात है. और उसमें वाच्य जब निषेधार्थ में होता है, व्यंग्य जो है प्रतिमानार्थ विधि रूप में होता है. तो आनंदवर्धन दिखाना चाहते हैं, देखिए व्यंग्य वाच्य से बहुत भिन्न है, हमेशा दूर रहता है, क्योंकि वाच्य निषेध में है तो व्यंग्य विधि रूप में रहता है. ये दिखाने के लिए ये गाथा दिखाता है अत्ता एत्ता निमज्जई. उसमें जो अत्ता शब्द है वो तेलुगु का है. अत्ता शब्द आज भी हम अत्ता बोलते हैं. अत्ता मतलब जो मदर इन लॉ है. और उसके जो छाया, सभी लोग जो प्राकृत गाथा नहीं पढ़ाते संस्कृत विद्वान, उसमें जो श्वश्रु करके छाया पढ़ाते हैं. वो जो श्वश्रु शब्द अत्ता शब्द से कोई नाता ही नहीं उस शब्द को, वो जबरदस्त उसमें लगा दी है छाया में. वास्तव में अत्ता शब्द का अर्थ है मदर इन लॉ है, वो आज भी उपस्थित है. वो तेलुगु शब्द है, वास्तव में द्रविड़ जन्य तेलुगु शब्द है वो. उसके वो प्राकृतिक हाल, क्योंकि ये हाल का गाथा सप्तशती है ना, हाल तो वहां का ही राजा था, आंध्र राजा था. So if we carefully analyze the relation between the Telugu and Pali, we can understand this kind of influence from two sides. In fact, this influence was the mutual. एक दूसरे से हुआ है. मिस्टर फर्डिनांड किटल करके एक स्कॉलर है. He compiled a dictionary, a Kannada English dictionary. It's a very interesting dictionary. He compiled the Kannada English dictionary. This Mr. Ferdinand Kittel, उसको किटल डिक्शनरी बोलते हैं. So in that he has very clearly explained that the words Meena, Milu,
कुंतला, हेरंबा, पलांडु, पुन्नागा, मरीचा, व्रीहि, अटवी, पुत्र, मंदिरा, खर्जूरा, क्षिपु, पुट्टा, Shanku, Balaka, these words have entered into Sanskrit language from South Indian languages. The languages which were spoken in South India are none other than the Prakrits. उसमें पाली, प्राकृत ये सभी उस समय व्याप्त हो गए थे यहाँ से, क्योंकि there was a Prakrit variety also which was prevailed in South India. Bharata clearly mentions in his Natya Shastra that Bharata calls it Dakshinatya, because he says Magadhyavantika Pracha Shaurasen Yardhamagadi Baklika Dakshinatya cha. So it was called those Prakrit languages generally they were called Dakshinatyas. Rolamba and Talura words are Deshi words, क्योंकि ये तालूर प्लवदुर्दुरा करके अमरकोश में आता है. ये जो भेके मंडूक वर्षाभू तालूर प्लवदुर्दुरा करके अमरकोश में जो आता है, ये फ्रॉक के लिए जो सिनोनिम्स है. और ये रोलंब शब्द है. These two words are Deshi words which are wrongly identified by Sanskrit scholars as Sanskrit words. This was clearly pointed out by Hemachandra in his somebody is speaking in between. Please close your mute your mics, madam. So these two words, Rolamba and Talura words, are by mistake identified as Sanskrit words. अब इसमें हेमचंद्र ने देशी नाममाला में स्पष्ट रूप में लिखे हैं कि रोलंब शब्दम संस्कृतेपि केचित् गतानुगतिकतया प्रयुञ्जते, ऐसा लिखा है उन्होंने. ये संस्कृतेपि रोलंब शब्दम संस्कृतेपि केचित् गतानुगतिकतया प्रयुञ्जते, ये प्रयोग किया उसको, क्योंकि गतानुगतिको लोकः न लोकः पारमार्थिकः करके एक श्लोक है. तो ये दुनिया जो है ना, अंधानुसरण करने वाले हैं. एक जैसा करता है वैसा दूसरा आदमी भी करेगा, तो ये उसको गतानुगतिक बोलते हैं नॉर्मली. लेकिन उसी शब्द का प्रयोग करते हुए हेमचंद्र कहते हैं कि ये जो रोलंब शब्द को गतानुगतिक, ये एक पहले कोई दूसरा एक विद्वान संस्कृत में प्रयोग किया, बस दूसरे भी संस्कृत में प्रयोग करने लगे, धीरे धीरे ये संस्कृत में आ गया, ये संस्कृत शब्द हो गया करके हेमचंद्र ने स्पष्ट रूप में वहां कह रहा है देशी नाममाला में. सो यू कैन फाइंड a interesting list of and now I will show this list later to you, but now let us go to the main subject. हमारा जो translations क्या क्या हुए हैं, I am also admitting and presenting, इसलिए little bit everybody has to admit and also I am presenting paper. So if you go to the survey of Pali literature in Telugu language, यदि करेंगे आप, बहुत सारे बुक्स, बहुत पहले तो जैसा मैंने कहा तलावत शिवशंकर शास्त्री बहुत पहले जातक कथाओं का अनुवाद किए हैं. उसके बाद देखिए अभी जो महेश देवकर जी जो बोल रहे थे, ये जो धर्मानंद कौशाम्बी के बारे में जो बोल रहे थे, धर्मानंद कौशाम्बी जी का एक पुस्तक है, ये आप शायद देख सकते हैं, बुद्ध भगवान डू करके ये अनुवाद हो गया है तेलुगु में. जिसको ये जो अनुवाद किया है ये कोई साधारण आदमी नहीं किए है, ये महाविद्वान और श्रद्धेय पुट्टपर्ति नारायणाचार्युलु किए हैं इसका अनुवाद. ये देखिए मैं फिर भी दिखा रहा हूँ, बुद्ध भगवान रूप इसका नाम है, बुद्ध भगवान रूप. इसका अनुवाद इसको लिखे है धर्मानंद कौशाम्बी जी, लेकिन इसको अनुवाद किए हैं पुट्टपर्ति नारायणाचार्युलु तेलुगु में. और ये पुस्तक जो है पहले बार पब्लिश हुआ है, बहुत पहले हुआ है, 1951 में पहले बार पब्लिश हुआ है शायद. ये 1957 में, सॉरी फरवरी 1957 में ये पुस्तक पब्लिश हुआ है, प्रकाशित हुआ है. और इसमें बहुत ही अच्छा धर्मानंद कौशाम्बी, ये भगवान बुद्ध का चरित्र है, जैसा अभी महेश जी का है धर्मानंद कौशाम्बी भगवान बुद्ध का चरित्र भी लिखा है. उसका मूल नाम क्या है मुझे इसमें दिखाई नहीं पड़ा, तो लेकिन उसका अनुवाद है ये पुस्तक. इसका नाम है बुद्ध भगवान डू करके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसमें बहुत सारा
इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा भगवान बुद्ध के बारे में और उसमें पाली साहित्य के बारे में। दूसरा एक ग्रंथ भी मुझे मिला, मैं इसको अध्ययन भी करता रहता हूँ कभी कभी। 1959 में 1959 में एक ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ तेलुगु में रचा गया है। इसका नाम भी बुद्ध भगवानुडु जीवित संघटनलु करके है। तो इसको लिखे हैं चर्ल गणपति शास्त्री, लिखे चर्ल गणपति शास्त्री। तो ये बहुत ही पहला है, ये भी बहुत पहले, लगभग ये मुद्रित हुआ है 1959 में, उन सब मैं बोल दिया ऑलरेडी। तो ये भी एक दूसरा पुस्तक है। पहले जो अनुवाद इस प्रकार का होता था, पहले भगवान बुद्ध, क्योंकि देखिए पाली साहित्य को आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा में आने के लिए प्रेरणा भगवान बुद्ध, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धर्म है और उसके बाद भाषा शास्त्रीय जो इन्फ्लुएंस है वो भी है, क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म वहां जब पाली साहित्य वहां प्रविष्ट हुआ तो उसके बाद वो भाषा के दृष्टि से भी उसका इन्फ्लुएंस तेलुगु के ऊपर आने लगा। बहुत सारे शब्द पाली भी लिया तेलुगु से, तेलुगु भी पाली से लिया। इस प्रकार म्यूचुअल इन्फ्लुएंस हुआ उन दिनों में। और आप जानते हैं कि बड़े बड़े वहां बिहार है, अमरावती वहां था, नागार्जुन कोंडा, जहां से नागार्जुन वहीं के थे, आचार्य नागार्जुन। तो इस प्रकार का वहां शुरू हुआ। उसके बाद बहुत सारे ग्रंथों का अभी रिसेंटली उसके बाद बहुत प्रयास हुआ। जब मैं बनारस में 1988 में पाली पढ़ने के लिए आया तो लगभग वहां आंध्र प्रदेश, वहां तो उस समय संयुक्त आंध्र प्रदेश था, वहां कोई नहीं था उस समय पाली जानने वाला, केवल वो तिरुमल रामचंद्र जी जो थे, तिरुमल रामचंद्र करके, वो बहुत ही बड़ा विद्वान है और बहुत सिंपल रहते थे। एंड ही वाज, वी यूज्ड टू कॉल हिम एज मूविंग एनसाइक्लोपीडिया, हम बोलते थे उसको। वो मुझे प्रेरणा देते थे, आप पाली पढ़िए करके। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जाके पाली जब अध्ययन किया तो उस समय में लगभग कोई विद्वान उनके अलावा नहीं थे। वो भी एक विश्वविद्यालय में कोई डिग्री प्राप्त करके नहीं पढ़े थे पाली प्राकृत, वो अपने इच्छा से पढ़े थे। वो तो दूसरा भी बहुत सारे पढ़ते थे, वो बहुत पत्रिकाओं में लिखते थे, बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, लेकिन अपनी इच्छा से उन्होंने पाली प्राकृत पढ़ना शुरू किया। उन्होंने बहुत ही अच्छे मार्वलेस बुक्स ही रोट। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है, प्राकृतम लो रामकथा, रामकथा प्राकृत में कैसा है। ये पूरा एक नए नए विषयों को वो प्रस्तुत करते थे। और तेलुगु लोगों का एक स्वभाव है कि नए विषयों को वो बहुत आदर से लेते हैं। आज भी पाली साहित्य को, पाली भाषा साहित्य को बहुत आदर से, दे ट्रीट इट एज ए इनोवेटिव सब्जेक्ट। संस्कृत को बहुत सम्मान करते हैं और संस्कृत का बहुत एक प्रकार से सीखते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन पाली एंड लिटरेचर एंड पाली लैंग्वेज को आई हैव ऑब्जर्व्ड द तेलुगु पीपल, दे ट्रीट इट एज वेरी इनोवेटिव। इसमें कुछ नया है, उसको हम देखेंगे क्या है करके, उस वो क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ते हैं और अनुवाद भी करना चाहते हैं। तो इस दृष्टि से जब ये हुआ, प्रयास हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका हैव गिवन ग्रांट्स फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ पाली टेक्स्ट्स इनटू तेलुगु एंड कन्नड़ा। रिसेंटली ये डेवलपमेंट हुआ है, रिसेंटली इन द सेंस 20 साल से पहले। सो दिस टू गवर्नमेंट्स, व्हेन कांग्रेस वाज द गवर्नमेंट एट दैट टाइम इन बोथ स्टेट्स, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, both have given grants to translate Pali texts into Telugu and Kannada. ये एक बड़ा प्रोजेक्ट रूप में दिए हैं। तो द पाली तेलुगु त्रिपिटका प्रोजेक्ट entrusted to महाबोधि सोसाइटी बैंगलोर, ये एक प्रोजेक्ट बैंगलोर में जो महाबोधि सोसाइटी को दे दिए हैं। और दिस महाबोधि सोसाइटी इन बैंगलोर विच वाज फाउंडेड बाय द आचार्य बुद्ध रक्षिता। As part of this project, the following so many Pali texts have been translated, with the Pali text in Telugu script on the left page and the Telugu translation on the right side. Completed translations are there, where some books are have been completed. पहले उसके बारे में बात करता हूँ। धम्मपदा has been translated. ये तो धम्मपदा तो पहले भी ट्रांसलेट हुआ है, इस प्रोजेक्ट से पहले भी तेलुगु में ट्रांसलेट हुआ था।
उसमें जयंतीपुरम राजा करके एक थे, जयंतीपुरम राजा ने प्राकृत धम्मपदमु करके उन्होंने प्रकाशित किया था। तो वो बहुत ही प्रकाशित हुआ था, सभी लोग उसको लेके पढ़ना शुरू कर दिए थे। तो ये अभी इस प्रोजेक्ट में धम्मपद का अनुवाद किया गया, और धम्मपद का अनुवाद किया गया। ये धम्मपद आप शायद देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो धम्मपद ये पुस्तक है, तो इसका अनुवाद ये कला ज्योति प्रिंटिंग, ये कला ज्योति प्रिंटिंग प्रेस में प्रकाशित हुआ है। कला ज्योति करके उन दिनों में इट वाज वेरी बहुत बड़ा ऑफसेट। मैं जब हैदराबाद में था 25 साल से पहले, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस बहुत अच्छा वहां पुस्तक छपते थे, उसमें ये धम्मपद छपा है। इसका शुरू से लेकर के पूरा प्रूफ रीडिंग एवरीथिंग सारा वहां रोज जाके बैठ के करना, मैं करता था वो काम लेकिन अनुवाद मैंने नहीं किया। अनुवाद किए थे गज्जल मल्लारेड्डी जी किए। गज्जल मल्लारेड्डी इज अ फेमस पर्सनालिटी इन आंध्र प्रदेश इन दिनों में। वो हमारा एक अद्भुत दैनिक रहता था, मतलब लार्जेस्ट सर्कुलेटेड दैनिक, उसका नाम था ईनाडु। तो अभी भी है ईनाडु। आजकल तो बहुत ज्यादा आ गए, उन दिनों में ईनाडु ही बहुत ही लार्जेस्ट एंड वेरी पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर था। ईनाडु पत्रिका का वो एडिटर था बहुत साल तक, इसलिए गज्जल मल्लारेड्डी नाम जब हम देते तो ईनाडु पत्रिका का नाम भी हम लेना पड़ता है। गज्जल मल्लारेड्डी एक प्रकार का एक वामपंथी विचार रखते थे, बहुत साल इन्होंने ऐसा ही जिंदगी बिताया, लेकिन लास्ट में उनके जिंदगी में अंतिम दशा में उन्होंने विरक्त होकर के वामपंथी विचारधारा में वो विवेकानंद रामकृष्ण आश्रम जाना शुरू कर दिए वहां हैदराबाद। तो रामकृष्ण आश्रम जब शुरू कर दिया तो उन्होंने विवेकानंद का यतिगीतम करके उन्होंने एक अनुवाद तेलुगु में किया, ए सॉन्ग ऑफ, वो उसको अनुवाद कर दिया। और उसके बाद धम्मपद प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन। बीच में कोई माइक ऑफ करके रखिए, बाद में आप पूछ सकते हैं कुछ पूछना है। ये जो धम्मपद अनुवाद किया है, अनुवाद इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से एक पद्यानुवाद किया है, स्वतंत्र केवल गद्यानुवाद नहीं किया है। उदाहरण के लिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कितना रोचक अनुवाद उन्होंने किए थे। उन्होंने लिखा है कि धम्मा मनो मनसाचे पदु ततोनम दुःखमन्वेति चक्कम वहतो पदम। ये एक प्रथम गाथा है, सब हम जानते हैं। उसका अनुवाद इन्होंने किया है, अन्निंटिकी अग्रगामि मनसे मनसे सर्वं मनसे मुख्यम చెడు మనస్సుతో పలికిన పలుకులు చేసిన చేతలు చిర దుఃఖాలై ఎద్దుల గిట్టల వెంబడి వచ్చే బండి చక్రముల వెన్నంటు। सर दिस इज एक काइंड ऑफ रिदमिक, इन्होंने एक जो स्टाइल इन्होंने अपनाया बहुत ही रोचक है। और जैसा चतुर्थ गाथा है, अकोच्छिमम अवधिमम अजनिमम अहासिमी ये तम न उपनय्यन्ति वेरम तेसूपसम्मति। एक गाथा है, उसका तो उन्होंने कैसे अनुवाद किया, అతడు నన్ను తిట్టాడని ఇతడు నన్ను కొట్టాడని నన్ను కొట్టాడని బాధపడని హృదయంలో పగకెప్పుడు తావుంది। సో ही ट्रांसलेटेड लाइक दिस। तो इस प्रकार टर्न ऑफ करो असं लिहिलं का काय म्हणे? तो इस प्रकार बहुत ही रोचक कभी टर्न ऑफ करो असं लिहिलं। उसके बाद 1997 में before I leave state, I have also published a book. I think I can show you that. This book I have published. So this is about philosophical views in Dighanika। ये तेलुगु में मैंने लिखा, तो इसमें बहुत सारे और उसके बाद दूसरा भी एक ग्रंथ मैंने 1998 में मैंने जो लिखा, तो वो ग्रंथ है दूसरा ग्रंथ, वो दूसरा ग्रंथ
1998 में ये इसका नाम है नित्य पारायण सुत्तम, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। तो ये ग्रंथ 1998 में प्रकाशित हुआ है। दिस इज ए तेलुगु ट्रांसलेशन ऑफ सम पाली सुत्तास। ये भी मैंने ही किया अनुवाद। सो प्रतिदिन जो पारायण करने वाले कुछ पाली सुत्त जो है इसमें हम संग्रहित करके उसको अनुवाद किए हैं। और इसके बाद भी ये 1997 जो बोलते हैं, मैंने बोला था आपको, उस समय में जो मेरा पुस्तक प्रकाशित हुआ प्रेस क्लब ऑफ आंध्र प्रदेश में वो रिलीज हुआ, उस समय का ये इन्विटेशन है। देखिए, आप देख सकते हैं, ये पुस्तक का नाम भी इसमें है, बुद्ध भारती करके हम एक एस्टैब्लिश किए थे। So it was all eminent scholars, प्रोफेसर सी सुब्बाराव आए थे उसमें, ये सारे लोग आए थे उसमें। तो इस प्रकार का कोशिश वहाँ हुआ है। Just because I thought that I should also show a few books which I have translated. लेकिन इसमें जो अनुवाद जो हुआ है, धम्मपद मैं आपको बता दिया। उसके बाद विशुद्धिमग्ग का भी पाली में अनुवाद हो गया तेलुगु में। विशुद्धिमग्ग पाली टेक्स्ट, विशुद्धिमग्ग में पहले जो अनुवाद हुआ है, पाली टेक्स्ट इज नॉट गिवन इन दैट अनुवाद, ओनली तेलुगु ट्रांसलेशन के साथ विशुद्धिमग्ग का अनुवाद हुआ है। और सुत्तनिपाता भी अनुवाद हुआ है, रिसेंटली भी अनुवाद हुआ है सुत्तनिपाता, बहुत अच्छा। उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिकेशन इज वेरी गुड, बहुत अच्छा पब्लिश हुआ है उसका। वो दोनों भाषाओं में, मतलब बोथ इन पाली एंड तेलुगु। मैंने जैसे कहा लेफ्ट साइड पाली एंड राइट साइड इन तेलुगु, उस दृष्टि से सुत्तनिपात भी अनुवाद हुआ है। और विनय पिटक का पार्ट 1 भिक्खु विभंगा भी तेलुगु में अनुवाद हो गया है। तो उसके बाद विनय पिटक का जो पार्ट 1 हुआ है अनुवाद, दीघ निकाय का भी तेलुगु में अनुवाद हो गया है। दीघ निकाय को, वास्तव में दीघ निकाय को अनुवाद करने के लिए मुझे बहुत बार वहाँ के जो इसका डायरेक्टर है वो बार बार मुझे रिक्वेस्ट किए थे, दीघ निकाय अनुवाद आपको ही करना है करके, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस समय में कर नहीं पाया, क्योंकि मैं उस समय चेयरपर्सन था यहाँ। मैंने बोला मैं अभी कर नहीं सकता, आपको क्यों, आप केवल, तो दूसरे को दे दिए। और भी कुछ पुस्तक अनुवाद के अभी रास्ता में है, कुछ अनुवाद हो गए इसमें, जैसा मिलिंद पय्या भी अनुवाद हो गया है, अंगुत्तर निकाय भी, उदाना इतिवृत्तका, उसके बाद वो उसमें निदान कथा एक अनुवाद हो गया है, जातक कथा वॉल्यूम 1 विद 100 स्टोरीज इन पाली। ये जो पाली में जातक कथा है 100 वॉल्यूम 1 जो 100 स्टोरीज उसका अनुवाद हो गया, लेकिन पाली टेक्स्ट इज नॉट गिवन अगेन, ओनली तेलुगु ट्रांसलेशन अवेलेबल इन दिस टेक्स्ट। तो थेरगाधा का अनुवाद हो गया। और कन्नड़ में भी कुछ ग्रंथों का अनुवाद हो गया, जैसे दीघ निकाय 3 वॉल्यूम्स पाली एंड कन्नड़ा दोनों के साथ, इधर पाली इधर कन्नड़ा अनुवाद के साथ दीघ निकाय का 3 वॉल्यूम्स का पब्लिकेशन हो गया है। मध्यम निकाय का 6 वॉल्यूम्स का पब्लिकेशन हो गया है, पाली एंड कन्नड़ा अनुवाद के साथ। पाली है इधर राइट साइड में, कन्नड़ा अनुवाद है। जातक ग्रंथ का भी 5 वॉल्यूम्स में, तेलुगु में तो हो नहीं पाया पूरी तरह से, लेकिन यहाँ कन्नड़ में जातक का 5 वॉल्यूम्स में पाली एंड कन्नड़ा दोनों ट्रांसलेशन हो गए हैं। खुद का पाठ पाली का भी एक फर्स्ट वॉल्यूम 1 पाली एंड कन्नड़ा के ट्रांसलेशन के साथ हो गया है। सुत्तनिपात का भी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में सुत्तनिपात भी वहां पब्लिकेशन हुआ है, इधर पाली इधर कन्नड़ा अनुवाद के साथ। मिलिंद पय्या का भी अनुवाद हो गया पाली और कन्नड़ में। और इसके साथ साथ इसके साथ साथ मराठी ट्रांसलेशन के बारे में अभी महेश देवकर जी भी कहे हैं, तो कुछ इंफॉर्मेशन शायद उन्होंने भी कहे थे। सिद्धार्थ जातक वॉल्यूम 1 to 7 मराठी में ट्रांसलेशन हो गया है सिद्धार्थ जातक का। उदान का भी ट्रांसलेशन हुआ है, विशुद्धिमग्ग का ट्रांसलेशन हुआ है, ये सारे। और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का ट्रांसलेशन तो विजय कुमार जैन जी कल बताए थे, वो किए हैं। तो इस प्रकार पाली became very innovative subject in आंध्र प्रदेश एंड और उसमें बहुत सारे लोग रुचि दिलचस्पी दिखाए हैं, बहुत सारे ग्रंथ ये हमको सबको
it's a matter of happiness that so many Pali texts. मैं जब when I came here to study to काशी हिंदू विश्वविद्यालय, that time there were no many Pali translation. उस समय प्रोजेक्ट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. तो बट लेटर ऑन बहुत चर्चा करके बहुत कोशिश करके ये सारे ट्रांसलेशन शुरू हो गए हैं. मुझे आशा है कि वो सारे त्रिपिटक भी धीरे धीरे ये सब अनुवाद हो जाएंगे. बट वन थिंग आई ऑलवेज think when Pali text translations have come in Telugu, वो ऐसा पाली साहित्य का विस्तार हम एक रिवेंज की दृष्टि से नहीं करना चाहिए. तो वो थोड़ा सिम्टम्स वहां मुझे दिखाई पड़े हैं. वो अभी जो जिसमें जो एंगेज है उसमें, तो पाली को स्प्रेड करना मतलब संस्कृत को मारना नहीं. तो इस प्रकार का जो गलत विचारधारा है इसको छोड़ना चाहिए और धीरे धीरे इसको एक सात्विक गुण से इसको बढ़ाना पड़ेगा. सो एक युद्ध दृष्टि से इसको बढ़ाना, इस प्रकार का ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं हो सकता है. इस प्रकार यदि करने की एक नेगेटिव एटीट्यूड से कभी शुरू नहीं करना चाहिए बहुत, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो उपदेश है सर्वदा शिरोधार्य हमको करना चाहिए ना, तो उसी को हम वॉयलेट नहीं करना है. फिर तो ये भी तो मैंने जो गाथा पढ़ा, उसके बाद जो भी अनंत उपदेश है त्रिपिटक कम्युनिटी का, तो बार बार यही कहते हैं. तो इस दृष्टि से जब हम पाली साहित्य का निर्माण करेंगे तो वो फिर हमारे जो नवभारत निर्माण के लिए पाली साहित्य भी उपयुक्त हो जाएगा. बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए डॉक्टर महेश देवकर जी. नाउ आई रिक्वेस्ट महेश देवकर जी टू टेक. जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राव. इट वाज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन एंड लॉट्स ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन. जैसे आपने कहा कि एक हमें एक तरह से एक मुहिम चलानी चाहिए कि इसको और कैसे बढ़ावा दिया जाए, और एक तरह से पॉपुलर ट्रांसलेशंस के साथ साथ स्कॉलरली ट्रांसलेशंस भी, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ज़रूरी है. एक जो बात आपने बहुत अच्छी कही कि संस्कृत के बारे में, उसमें एक मैं बात मराठी की तरफ से जोड़ना चाहूँगा कि मराठी में जो शुरुआती जो अनुवाद हुए उसमें आप देखेंगे कि बहुत बार संस्कृत के पर्याय दिए गए. राजवाड़े जी ने जो शुरुआती में ट्रांसलेशन किए, उन्होंने कुछ बहुत संस्कृत से पर्याय दिए जो क्लासिकल संस्कृत से अलग थे, लेकिन बहुत संस्कृत में मिलते थे. वैसे पर्याय उन्होंने अपने अनुवाद में ब्रैकेट्स में वगैरह उन्होंने दिए हैं. और उसी तरह से ये अभी वो थोड़ी सी बात अभी बदल रही है, वो उतनी अभी मराठी में दिखती नहीं है हमें, क्योंकि उसका जो अभी पहले जो लोग पढ़ते थे पाली, उसमें संस्कृत जानने वाले लोग ज़्यादा थे. अभी ऐसे हो गया है कि संस्कृत जानने वाले लोग कम हैं और जो सिर्फ मराठी जानते हैं ऐसे लोग हैं. तो ऐसे में ऐसे चलते अभी बहुत सारे जो लोग जो ट्रांसलेशन करते हैं वो संस्कृत पर्याय अभी नहीं दे रहे हैं. तो इस तरह की प्रवृत्ति हमें मराठी अनुवादों में भी एक तरह से दिख रही है. लेकिन मुझे लगता है वो थोड़ी सी ज़रूरत से कारण भी हो रहा है, क्योंकि जो जिस तरह का ऑडियंस है जिसके लिए लिखा जा रहा है, वो ऑडियंस अगर संस्कृत नहीं जानता है तो फिर उनके लिए वो संस्कृत प्रतिशब्द देना शायद ये अनुवादक उतना उचित नहीं समझ रहे हैं. तो थोड़ा सा ये इस बात को हम लोग को सोचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा. बहुत बहुत धन्यवाद.